नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोदी जी ने कितना शानदार काम किया, पूरी दुनिया में हमारे सांसदों को भेज दिया। कहा कि बताओ ऑपरेशन सिंदूर कितना जबरदस्त किया, कितना शानदार किया हमारे सांसद। अब मोदी जी हर एक के पीछे थोड़ी ना पड़ेंगे। कोई गाना गा रहा है, कोई कविता गा रहा है, कोई जाम छलका रहा है। नाक तो कटनी थी। कुवैत में गए भाई लोग। कुवैत में इतना जबरदस्त ज्ञान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे मोदी जी ने डंका बजा दिया दुनिया में। कुवैत के लोगों को समझ में आया और कुवैत ने 19 साल से पाकिस्तान का वीजा नहीं दिया था, मना बंद था। हमारा प्रतिनिधिमंडल गया और 24 घंटे बाद उन्होंने 19 साल बाद पाकिस्तान का वीजा खोल दिया, शुरू कर दिया। इस युद्ध में भारत की विदेश नीति ने ऐसी नाक कटाई है, ऐसी नाक कटाई है कि पाकिस्तान की लौट नहीं रखी। उधर जिन ट्रम्प चचा के लिए मोदी जी जा जा के नारे लगा रहे थे, अब की बार ट्रम्प सरकार वो ऑपरेशन सिंदूर की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर राहुल गांधी ने ट्वीट की है कि महंगाई का आलम, आप कहते रहते हो हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, चौथी बन गए, चौथी की भी फर्जी कहानी आ गई थी। लेकिन हालत क्या है, गरीब इस देश में और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और ये खाई का संतुलन पता नहीं कहाँ रुकेगा। अभय दुबे जी से मैंने इन तमाम मुद्दों पर बात करी है और जानने की कोशिश करी है कि इस राजनीति का मतलब क्या होता है और देश इस राजनीति के साथ कितना और मजबूती से खड़ा हो सकता है। बहुत रोचक बातचीत है। मैं आपको ले चलता हूँ सीधे अभय दुबे जी के पास। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और सुनिए अभय दुबे की बातचीत। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आज जिनपे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक एक करके आज मैं आपसे कुछ बिंदुओं पे विमर्श करूंगा जो देश के लिए बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट वो जो है वो आम भारतीय की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। उन्होंने लिखा कि आंकड़े सच बोलते हैं। पिछले एक साल में व्हीलर की बिक्री 17% और कार की बिक्री 8.6% घट गई। मोबाइल का मार्केट 7% गिरा है। दूसरी तरफ खर्च और कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं। मकान का किराया, घरेलू महंगाई, शिक्षा का खर्च, लगभग हर चीज महंगी हो रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस आर्थिक दबाव की हकीकत है जिससे हर आम भारतीय प्रभावित है। अब मैं आगे, और भी लंबा चौड़ा ट्वीट है। लखनऊ में एक सचिन जी हैं, श्री राम टावर एक जगह है, मोबाइल का बड़ा काम करते हैं। तो जब एप्पल का नया फोन आया था तो मैं उनके पास गया भाई जी। मैं जानना चाहता था कि वाकई में आदमी के पास पैसे हैं या नहीं। मैंने उनसे पूछा कि कैसा चल रहा है आपका कारोबार, बाजार। तो उन्होंने कहा भाई तो बढ़िया, देखिए एप्पल का फोन आया 2 दिन पहले और जितने आए थे सब बिक गए, लाइन लगा के लोग वेटिंग में बिक रहे थे। तो मैं कहा लोग ये क्यों कहते रहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अगर इतना है कि लाइन लगा के फोन बिक रहा है, महंगा होता है, ₹1,00,000 का फोन होता है, 1.5 लाख का फोन होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दो बातें हैं भाई साहब, जो महंगे फोन है, 1 लाख के फोन है, 1.5 लाख के फोन है, उनकी तो बिक्री बड़ी है। लेकिन जो मैं फोन 4,000 से 6,000 7,000 के बेचा करता था, इससे 10 गुना मात्रा में, वो फोन बिकना मेरा अब 10% भी नहीं रह गया। यानी 10,000 से नीचे फोन खरीदने वाले, 15,000 वाले फोन खरीदने वाले गायब हो गए, लेकिन महंगे फोन खरीदने वाले बढ़ गए। तो जो एक बात कही जाती है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। टीवी चैनल पर बैठकर ये कह देना कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, जल्दी से चौथी हो जाएंगे और कमाल हो गया। तो नीति आयोग ने तो के अफसरों ने तो चौथी बना भी दिया था, वो तो 24 घंटे में पोल पट्टी खुल गई। लेकिन क्या टीवी चैनल के आंकड़ों पर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, चौथी बन जाएंगे? राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो आंकड़े हैं, वो हकीकत है। इसका मतलब कि देश का मध्यम वर्ग, देश का गरीब वर्ग एक खतरनाक दिशा में जा रहा है। देश का आर्थिक बाजार अब बड़ी 5वीं इकोनॉमी हो जाए, चौथी हो जाए, लेकिन हकीकत ये है जो आम आदमी है वो तो मरा जा रहा है। 80% आदमी को राशन दिया जा रहा है तो अपनी जिंदगी कर पा रहा है। ये जो 5वीं अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था, ये नारे, ये तस्वीर क्या पेश करते हैं अभय जी? देखिए, इनको तो एक कान से सुनना चाहिए और दूसरे से निकाल देना चाहिए। कोई भी आदमी जिसको जरा भी बुद्धि है और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता पंक्ति में शामिल नहीं है, राजनीतिक रूप से उससे जुड़ा हुआ नहीं है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक नहीं है, इन दो तरह के तत्वों को आप छोड़ दीजिए। या जो मोदी जी के भक्त मंडली है, भक्त मंडली के सदस्य नहीं है, इन तत्वों को आप छोड़ दीजिए। बाकी देश के किसी भी व्यक्ति के सामने अगर आप ये बात कहेंगे
कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनने वाला है या 4थी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, या इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, उतने ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, तो वो इन सब बातों के ऊपर कभी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था काफी लंबे अरसे से बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। इस प्रकार के आंकड़े जाने से कि इस तिमाही के अंदर इतना बढ़ गया जीडीपी, इस तिमाही के अंदर ग्रोथ रेट इतने % बढ़ गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सवाल इस बात का है कि जमीन पर क्या हो रहा है। जमीन पर जो हो रहा है उसकी कसौटी केवल एक है, क्या लोगों की आमदनी बढ़ रही है। अगर लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो न केवल अमीर लोग सेल फोन खरीदेंगे, 1,00,000-1,50,000 का फोन बिकेगा, वरना छोटे स्तर का जो फोन है, जो 10,000 का, 15,000 का, 20,000 रुपए का फोन है, वो फोन भी बिकेगा। अगर लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो 30-35 लाख की हाइब्रिड कार या और भव्य किस्म की जो कारें, जो एसयूवीज बाजार में, जिनसे बाजार भरा हुआ है, वो कारें लाइन लगाकर बिकेंगी। बल्कि छोटी कारें जो हैं, जिनकी बिक्री तकरीबन समाप्त हो चुकी है, छोटी कार के बारे में आज ही अखबार में खबर है कि छोटी कार से ही भारत में कार रेवोल्यूशन हुई थी, कार क्रांति हुई थी। छोटी कार मर रही है, छोटी कार बनाना ही बंद कर दिया है तकरीबन। अब तो मिडिल लेवल की कारें बिकती हैं या हायर लेवल की कारें बिकती हैं। छोटी कार का पूरी तरीके, आप सड़क से ही छोटी कार तकरीबन गायब हो गई है। अब छोटी कारें कौन सी दिखती हैं सड़क पे? वो जो कि विदेशी कंपनियां ईवी बना रही हैं, वो बहुत महंगी हैं, वो 10-10 लाख रुपए की कारें। जो ईवी है वो साइज में छोटी हैं, जैसे एमजी ने ईवी बनाई है, वो साइज में छोटी है, लेकिन वो बहुत महंगी ईवी है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो स्थिति यह है, कुछ भी चीज जो छोटी है वो बाजार में बिक नहीं रही है, इसलिए उसका बनना भी तकरीबन बंद हो गया है। वो बाजार में आ भी नहीं रही है क्योंकि उसका मार्केट नहीं है बाजार में। इसकी वजह यह है कि ऊपर के 10% को छोड़कर बाकी किसी के पास भारत में क्रय शक्ति नहीं है। परचेजिंग पावर, भारत की 90% आबादी के पास परचेजिंग पावर नहीं है। और 10% के बाद आप उसमें से 4-5% और जोड़ दीजिए, उनके पास करीब 50%, 25% परचेजिंग पावर है, और उसके नीचे तो परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म है। लोग केवल अपने रोजमर्रा की जिंदगी, राशन खरीद लें, बाल बच्चों को कभी एक गिलास दूध वगैरह पिला दें, इसके अलावा लोगों की हैसियत नहीं है। 25,000 रुपए महीने आपको भारत में ऐसा लगेगा भारत 25,000 रुपए कमाने वालों का देश है। अगर आप एक लाइन से पता लगाना शुरू करें, मतलब आप 3-4 दिन केवल यही काम करेंगे, लोगों से लगातार पूछेंगे क्या, तो 25,000 रुपए कमाने वालों का देश है या उससे नीचे कमाने वालों का देश है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो 25,000 रुपए महीने जो व्यक्ति कमाएगा, उस व्यक्ति की परचेजिंग पावर क्या होगी। वो तो 6 महीने सोचेगा कोई ये चीज खरीदने के लिए, 6 महीने पहले योजना बनाएगा कि हमें फलानी चीज खरीदनी है, उसके बाद उसके लिए पैसे बचाएगा, उसके बाद वो पैसे चीज खरीदेगा। अगर पहले चीज खरीद ली तो उसके बाद में फिर उसकी भरपाई करता रहेगा और दूसरे खर्चों में से कटौती करके। वो ना बच्चों को बड़ी शिक्षा कोई दे सकता है, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं पाल सकता है, समाज और राजनीति के अंदर कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। देखिए, समाज में हस्तक्षेप करने के लिए, राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए, लोक कल्याण का काम करने के लिए, अच्छे बहस मुबाहिसा करने के लिए, मुशायरा सुनने के लिए, कवि सम्मेलन सुनने के लिए, म्यूजिक कंसर्ट जाने के लिए, इन सब के लिए समय चाहिए आपके पास। जब आपके पास समय नहीं, क्योंकि आप तो रोजी रोटी कमाने में लगे हुए, तो आप सांस्कृतिक जीवन में भी कोई भागीदारी नहीं कर पाते। इससे क्या होता है कि सांस्कृतिक दरिद्रता भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसमें भागीदारी करने वालों की संख्या भी घटती चली जाती है। आज की स्थिति इस देश की स्थिति बहुत विकट है। अच्छा, दूसरी तरफ जो सत्ता में लोग हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से सत्ता में है, राज्यों में भी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है। उन्होंने एक काम में महारत हासिल कर रखी है, उसमें मैं उन्हें पूरे नंबर देता हूं, वो है एक झूठा आधारहीन हैप्पी नैरेटिव चलाना। इस काम में उनका कोई जवाब नहीं है। मीडिया स्पेस कैप्चर कर रखा है, जो सरकार चाहती है वो झूठा हैप्पी नैरेटिव चलाया जाता है। विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़े करने की योजनाएं बनाई जाती हैं और मीडिया के जरिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है। मैं आपको ताजा उदाहरण देता हूं। आईपीएल में जो बंगलोर की टीम है, रॉयल चैलेंजर, वो 18 साल बाद जीत गई। जीत जाने के बाद में
चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर एक बड़ा जीत का जश्न मनाया गया, समारोह हुआ, उसमें ज्यादा लोग, बहुत लोग जमा हो गए, भगदड़ मची, करीब 11, 12 या 14 लोगों का वहां पर देहांत हो गया उस भगदड़ में, भीड़ से। अब इस पर टीवी चैनलों के ऊपर हंगामा मचा हुआ है। भाई भगदड़ मची, उसमें इतने लोगों का देहांत हुआ, निश्चित रूप से पुलिस जिम्मेदार है, वहां की सरकार जिम्मेदार है, वहां का प्रशासन जिम्मेदार है, सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब जानते हो क्या हो रहा है कि बीच में तो टीवी में भगदड़ वाला सीन दिखाया जा रहा है, एक तरफ उन लोगों की तस्वीर चल रही है ऐसी लाइन से ऊपर से नीचे तक जो मरे हुए लोग हैं, जो भगदड़ के शिकार हुए हैं, और एक तरफ इसके गुनाहगार कौन है उनकी तस्वीर चल रही है। गुनाहगारों में सबसे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की तस्वीर है, फिर उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार की तस्वीर है, फिर गृह मंत्री की तस्वीर है, फिर IG की तस्वीर है। यार इनके ये 8 गुनाहगार उस वक्त क्या कर रहे थे? 8 गुनाहगार उस वक्त घर के अंदर बैठे हुए थे, घर के बाहर बैठे हुए थे, कि वो टीवी देख रहे थे, ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। अब कुंभ में जो भगदड़ मची थी और उसमें कितने लोग मारे गए थे, ये भगदड़ तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। उस वक्त न तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर चलाई गई थी, नरेंद्र मोदी की तस्वीर चलाई गई थी, किसी की तस्वीर नहीं चलाई गई थी उस वक्त, क्योंकि मीडिया बीजेपी ने बता रहा हूँ कैप्चर कर रखा है। तो इस वक्त विपक्ष जहां मौका मिलता है, विपक्ष के पीछे सुपारी लेके पड़ा हुआ है और सरकार की बल्ले बल्ले करता है। अभय जी बहुत बिल्कुल अभय जी, जब ये कुंभ की भगदड़ मची 9:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री ने बयान दिया, ANI को बयान दिया कि वहां पे कुछ हल्की फुल्का सा वो हो गया था, बिल्कुल कोई छोटी मोटी चोटें लगी, कुछ नहीं है। हमारा रिपोर्टर क्षितिज कांत बड़ा तेज तर्रार वो मौजूद था। मैंने उससे कहा जरा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचो, मैं यहाँ लाइव पे बैठा हूँ तुम्हारे साथ में, देखूंगा कोई कैजुअलिटी तो नहीं है। ये 10:30 बजे तक मैं लाइव कर रहा था क्षितिज के संग। पोस्टमार्टम हाउस पे 4 PM ने देश में सबसे पहले 30 लाशें दिखा दी कि एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान है कि कुछ नहीं हुआ, कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं था। 4 PM ने सबसे पहले 30 लाशें दिखा दी। अगले दिन हमने 67 लाशों का स्टिंग करके दिखा दिया कि ये 67 लाशें हैं, और हमारे 30 लाशें गिरने के बाद भी, दिखाने के बाद ही मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया कि मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं। तब पता चला दिल्ली लखनऊ की लड़ाई भी चल रही है। लेकिन क्या हुआ, गोदी मीडिया ने कभी, आप सही कह रहे हो, योगी आदित्यनाथ की फोटो नहीं लगाई। दूसरी बात, कर्नाटक में ये जो बंगलौर में जो ये हंगामा हुआ, भगदड़ मची और बहुत सारे बेगुनाह बेचारे बेकसूर लोग मारे गए, पूरे सबसे तो सस्पेंड कर दिए मुख्यमंत्री ने, जिम्मेदार बड़े बड़े सीनियर अफसर सस्पेंड कर दिए। लेकिन कुंभ का मेला अधिकारी आज तक सस्पेंड नहीं हुआ, एक दरोगा तो सस्पेंड नहीं हुआ कि कुंभ में इतने हादसा हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ, कोई दरोगा तो सस्पेंड नहीं हुआ था। लेकिन कार्रवाई हुई, कार्रवाई बहुत बड़े लेवल पे हुई कुंभ में। वो ये हुई कि 4 PM ने सबसे पहले दिखाया, तो कुंभ के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश सरकार का गृह विभाग केंद्र को 3 चिट्ठी लिख चुका है कि मेरे खिलाफ ED से जांच करा ली जाए। इतनी कार्रवाई, तो कार्रवाई के नाम पर है क्या कि आप जो कुंभ में जो भगदड़ हुई उसके मर्म को नहीं समझ पाए। उसके मर्म को केवल 2 लोगों ने समझा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो मरे वो पुण्यात्माएं हो गई। हाँ, बाबा बागेश्वर ने कहा था कि सीधा मोक्ष मिल रहा है। नहीं, उस पहले तो उन लोगों ने कहा था, बाबा बागेश्वर ने तो बाद में कहा। ये लोग पुण्यात्माएं हो गई, ये स्थिति है। क्योंकि ये भगदड़ इसलिए आयोजित हुई थी कुंभ में ताकि लोग पुण्यात्माएं बन जाएं, तो जाहिर है कि उस भगदड़ के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होगी नहीं। आप इस बात के मर्म को नहीं समझ रहे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए है क्या, आपने अर्थव्यवस्था से, हम लोग थोड़ी सी बात हमारी इधर भटक गई, हम लोग अर्थव्यवस्था के सवाल पर चर्चा कर रहे थे। इस वक्त स्थिति यह है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर बड़ा जबरदस्त स्लो डाउन दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के प्रश्न ऐसे होते हैं, इनको बहुत ज्यादा छुपाया नहीं जा सकता, कि उसका सीधा सीधा असर लोगों की जिंदगी पे दिखाई पड़ता है, लोगों के चेहरों पे दिखाई पड़ता है, उनके रोजगार के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो खबर किसी न किसी रूप में सामने निकल कर आ ही जाती है, बावजूद इसके कि मीडिया स्पेस काफी हद तक कैप्चर कर लिया गया है। अच्छा, अब जो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे जो जबरदस्त नाकामी है, इस नाकामी को छुपाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब तक पहलगाम घाटी में जो बेसरन घाटी है, वहां पे आतंकवादियों ने आके, पाकिस्तान ने एक बड़ा आतंकवाद आयोजित किया। वहां पे बहुत भयानक खूनी रक्तपात हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, महिलाओं के सामने ही उनके पतियों के सिर में गोली मारी गई। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन की फौजी झड़प हुई, 4 दिन लंबी फौजी झड़प हुई।
अच्छा, अब आप देखिए इस बीच में कैसी कैसे स्पिन देने के लिए पूरी बातें हुई। अब मोदी जी लगातार आतंकवाद को क्या जवाब दे रहे हैं, उनकी रगों में क्या बह रहा है, वो या तो रोटी खाओ वरना मोदी की गोली खाओ, इस प्रकार के तमाम डायलॉग बोल के पूरे इस देश में गवर्नेंस के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो नाकामियां हैं, उन नाकामियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब बदकिस्मती ये है कि इसके अंदर भी विपक्ष ने एक दुखती रग पकड़ ली है सरकार की। वो दुखती रगें दो हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे विदेश मंत्री जयशंकर। इन दोनों रगों को विपक्ष ने पकड़ लिया है। विपक्ष बार बार उन दोनों रगों को दबाता है और ये लोग सब बिलबिला पड़ते हैं बुरी तरीके से। ये इन लोगों की स्थिति है। और टीवी पर इतनी बुरी भाषा में, इतने भद्दे स्वर में, जोर जोर से चिल्लाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आजकल बहस कर रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि पहली बार उन लोगों को लग रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, बल्कि विपक्ष जो बात कह रहा है वो दरअसल न केवल देश की जनता के दिमाग में जो सवाल है उन सवालों को वाणी दे रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसकों और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के एक बड़े हिस्से के दिमाग में जो सवाल है उनको भी विपक्ष वाणी दे रहा है। ये बहुत बड़ा खतरा सरकार के ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज तो है अभय जी, प्रधानमंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक तो था कि उन्होंने सांसदों को, सब पार्टी के सांसदों को विदेश भेजा। उससे भारत को बहुत फायदा हुआ। कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे कुवैत पहुंचे हमारा प्रतिनिधिमंडल। कुवैत के जो सांसद थे, एक्चुअल में आजकल के सांसद जो गए हैं वहां पे, वो थोड़ा जाम छलकाने में, थोड़ी कविताएं गाने में, गाना गाने में ज्यादा बिजी हैं, तो ज्ञान उसी तरह से पेश कर रहे हैं। कुवैत में हमारे सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने इतना बढ़िया ज्ञान दिया कुवैत को कि साहब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया क्योंकि अब पाकिस्तान आतंकियों की मदद करता था, और इतना इतना शानदार बयान दिया कि उनके आने के प्रतिनिधिमंडल मिलने के 24 घंटे बाद कुवैत ने 19 साल से जो भारत पाकिस्तान पे वीजा प्रतिबंध लगाया था वो हटा दिया। केवल हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला और 24 घंटे बाद पाकिस्तान की बल्ले बल्ले कुवैत से। ये नाक कटा रहे हैं। विदेशी मीडिया इनको छाप नहीं रहा। इनकी हरकतें विदेशों से निकल के आ रही है। कर क्या रहे थे ये प्रतिनिधिमंडल। और पाकिस्तान की तो हमसे लड़ाई लड़के लॉटरी लग गई है। अमेरिका उनको राहत दे रहा है, रूस उनको साथ दे रहा है, चीन उनको साथ दे रहा है। आज एक मेरी टीम में आयुष है, वो उसने मुझे एक बड़ा बढ़िया सा वो मैसेज निकाल के भेजा। उसने एक ग्रोक का स्क्रीनशॉट भेजा। उसमें लिखा है कि ग्रोक के मुताबिक मोदी जी 73 देशों की यात्रा करी मोदी जी ने। ग्रोक बता रहा है, ये आयुष ने बताया मुझे, कि दुनिया के कितने देशों का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से 88 विदेशी यात्राएं की है, 73 देशों का दौरा किया। और यात्राओं में 73 देशों में यात्रा के बावजूद साथ किसी ने नहीं दिया हमारा। अब बताइए आप, ये तो दुनिया हमारे हैं। जब आप विदेश नीति का मसला बड़ा गंभीर है। विदेश नीति चुनावी रैलियों में संबोधित करके नहीं होती। विदेश नीति के लिए एक खास तरह की सिविल सर्विस है जो देश की सर्वोच्च सिविल सर्विस मानी जाती है। इसे फॉरेन सर्विस बोलते हैं। उसमें जो लोग सबसे ज्यादा नंबर जिसको मिलते हैं यूपीएससी में, वो फॉरेन सर्विस में जाने का अधिकारी होता है। फिर बड़ा जबरदस्त प्रशिक्षण प्राप्त होता है विदेश नीति में। फिर वो लोग फॉरेन ऑफिस में, विदेश मंत्रालय में काम करते हैं। उनको राजदूत बनाया जाता है, हाई कमिश्नर बनाया जाता है, विभिन्न देशों की डेस्क है उसका इंचार्ज बनाया जाता है। वो देश की नुमाइंदगी करते हैं, विदेश नीति बनाते हैं, डिप्लोमेसी, राजनय, ये सब करते हैं। अगर इतनी गंभीर चीज को केवल एक व्यक्ति के छवि निर्माण की कवायद में खपा दिया जाएगा, केवल एक व्यक्ति, इसका नाम है नरेंद्र मोदी, और देश में कोई ऐसा आदमी नहीं है, निरंतर उनकी छवि निर्माण के काम में विदेश मंत्रालय लगा रहता है। पूरी विदेश नीति का काम केवल यही हो गया है कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को ग्लोबल मंच के ऊपर कैसे चमकाया जाए। अब ये कोई विदेश नीति है कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो दूसरे देश के भाई प्रधानमंत्री जाएंगे तो उनके जो समकक्ष राष्ट्राध्यक्ष वहां पे होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनसे उनकी मुलाकात होगी, उनके साथ वो खाना भी खाएंगे। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बने थे तो उनको भारत के डायस्पोरा के साथ में मिलकर जश्न मनाने का और उनके बीच में बड़े बड़े कार्यक्रम करने का बहुत शौक था। बड़े बड़े स्टेडियम भरे जाते थे। वहां पर भाजपा और संघ के लिए जो कार्यरत लोग थे वो बहुत बड़े पैमाने पर डायस्पोरा की गोलबंदी होते थे।
करते थे। अब धीरे धीरे करके ये कम हो गया क्योंकि बात पुरानी पड़ गई है। एक जमाने में तो लगता था कि अमेरिका में, यूरोप में कहीं जाएंगे तो पूरा डायस्पोरा प्रधानमंत्री के स्वागत में उमड़ पड़ता था और प्रधानमंत्री उसी के जरिए अपने आप को विश्व मंच पर स्थापित करना चाहते थे। अच्छा, बिना किसी दूरंदेशी का इस्तेमाल किए हुए इन्होंने अपनी यात्राएं की। मसलन जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ तो बिना इस बात की परवाह किए हुए कि रूस के साथ हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है, ये गए और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की नेता के साथ में गले मिले और इस तरह से अपने आप को पेश किया जैसे कि ये यूक्रेन और युद्ध और रूस का युद्ध बंद करवा देंगे। भारत में तो कम से कम इसी तरह का प्रचार हुआ। हाँ बिल्कुल। आज क्या स्थिति है? आज रूस भारत के प्रति उस तरह से हमदर्दी नहीं रखता, अनमनापन है रूस के अंदर। भारत का खुल के रूस ने विरोध नहीं किया, ये सही बात है, अनमनापन है। और पाकिस्तान को एक ऐसे मौके पे, जबकि भारत के साथ उसका इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में एक बहुत पुराने स्टील प्लांट के लिए बहुत ही लंबी चौड़ी, इतनी लंबी चौड़ी मदद रूस देने के लिए जा रहा है जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने, मोदी जी 1 तारीख को मिलते हैं उसके अध्यक्ष से और 4 तारीख को वो 6,75,000 करोड़ रुपए का लोन पाकिस्तान को दे देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लोन की जो दूसरी ट्रांच, सेकंड ट्रांच थी, वो सेकंड ट्रांच जो इस वक्त भारत की मुहिम के कारण रोक दी जानी चाहिए थी, वो अमेरिका वो सेकंड ट्रांच भी उनको दे देता है। तो पाकिस्तान ने भारत के साथ में जो 4 दिन की झपट हुई, उसकी झड़प हुई, उस झड़प में फौजी हिसाब किताब से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं। भारतीय सेनाओं के शौर्य पराक्रम के कारण पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इसके अलावा जितने भी क्षेत्र थे उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और वो अब उसका फायदा उठा रहा है। इस झड़प से पहले पाकिस्तान आर्थिक रूप से ज्यादा खराब हालत में था। आज पाकिस्तान के जो खैरख्वाह हैं, उनको मदद देने वाले लोग जो हैं वो संख्या में ज्यादा हैं। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कर्जा प्राप्त हो चुका है। पाकिस्तानी फौज की पाकिस्तान के अवाम में बहुत अच्छी छवि बन चुकी है। आसिम मुनीर ने अपने आप को हीरो के तौर पर पेश किया है, उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। तो इस वक्त पाकिस्तान की राजनीति जो है, जिस तरह जो वो फायदे भारत के साथ दुश्मनी करके हासिल करना चाहते थे, वो लगभग सारे फायदे उनको प्राप्त हो गए। अच्छा, अब बड़े पैमाने पर आलोचकों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान हाइफनेटेड हो गए। सीधा मतलब हुआ भारत और पाकिस्तान, हाइफन उन दो चीजों के बीच में लगाया जाता है जो समकक्ष होते हैं, इसका एक साथ नाम लिया जाएगा। यानी जो एक ही तराजू पे तौले जाएंगे, 2 अलग अलग तराजुओं पर नहीं तौले जाएंगे, एक ही हैसियत है तो एक ही श्रेणी में रखे जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? आप देखिए, भारत सरकार, मोदी सरकार और मीडिया ने भारत की हर चीज में पाकिस्तान से तुलना की। भारत की फौज पाकिस्तान से बेहतर है, भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है, भारत का लोकतंत्र, पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र है, वगैरह 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 वगैरह, ये सब। और पाकिस्तान में ज्यादा अल्पसंख्यकों को सताया जाता है, भारत में कम सताया जाता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार की। तो ये तो जब खुद ही लगातार आप पाकिस्तान के साथ तुलना की ही राजनीति करेंगे, मीडिया दिन रात भारत की पाकिस्तान से तुलना करता रहता है, तो ऐसे में एक मौका ऐसा आएगा ही जब आप हाइफनेटेड हो जाएंगे, एक ही तराजू में तौल दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब लेकिन जी, समस्या ये है कि प्रधानमंत्री जी अपने घर में पेड़ लगा रहे हैं सिंदूर का, उधर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर की बहुत निंदा की, आलोचना करी। ये ट्रंप एक तो जान के दुश्मन पड़ गए। अच्छा, मुझे बताइए कि आप मोदी जी होते और ट्रंप ये कर रहे होते आपके साथ में, कभी हथकड़ी बेड़ी लगा के भारतीयों को भेज देते, कभी आप इतने मन से जाते हो, कहते अब की बार ट्रंप सरकार, और ये मानते ट्रंप तो मेरे दोस्त हैं, और फिर ट्रंप आपके संग ये व्यवहार करते, आपके नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी लगा के भेज देते, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते, आपको धमकाते, आपकी बाइबली कर देते कि भाई मैंने कहा है भारत और पाकिस्तान से शांत बैठो, धंधा करो, युद्ध मत करो। तो आप क्या करते? मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? जिस दिन से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, यानी 20 जनवरी से उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, आप देखिए उसके बाद उन्होंने एक टैरिफ वार शुरू किया। उन्होंने टैरिफ की मिसाइलें सारी दुनिया के ऊपर दागी और उस हर देश के मुकाबले ट्रंप को पीछे कदम खींचना पड़ा जो ट्रंप के मुकाबले जमकर खड़ा हुआ, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो ग्वाटेमाला हो, चाहे वो चीन हो, वो सारे देशों के मुकाबले ट्रंप को पीछे कदम खींचना पड़ा। और जिन देशों ने ट्रंप के सामने
हथियार डाल दिए, ट्रंप की बातें मान ली, ट्रंप के सामने चुप रह गए, ट्रंप की जातियों की आलोचना नहीं की, उनके मूर्खतापूर्ण बयानों की खिल्ली नहीं उड़ाई और ट्रंप को उनकी औकात नहीं दिखाई। वो सारे के सारे लोग इस वक्त अमेरिका के पिट्ठू बने हुए और उसमें भारत भी एक है। देखिए, आजकल अमेरिका में ट्रंप के लिए ट्रंप टैको नाम पड़ गया है। टैको क्या होता है? टैको एक मैक्सिकन फूड है। दिल्ली में भी टैको बेल एक बहुत करंट प्लेस में एक रेस्तरां है, उसमें बहुत अच्छा एक रैप होता है छोटा सा, उस रैप के बीच में तरह तरह के खाद्य पदार्थों को बढ़िया सा बना के भरा जाता है और वो चटपटे टैको भी होते हैं। सारी दुनिया में बहुत लोकप्रिय है टैको। लोग डिफरेंट विभिन्न सॉसेस के साथ में वो टैको, चटनियों के साथ में वो टैको खाते हैं। लेकिन अमेरिका में जब किसी के नाम से टैको लगता है तो उसका ये मतलब होता है कि ये आदमी बार बार कदम पीछे खींचता है, बार बार अपने ही बताई गई कसौटी से पीछे हट जाता है। सही बात। तो ट्रंप के लिए ये ट्रंप टैको नाम इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे लगातार। तो ट्रंप की इस वक्त अमेरिका में भी हालत खस्ता है। और तो हमारे मोदी जी की कर रहा है वो। 4 PM के मंच में कह चुका हूं, अगर मोदी जी ने ट्रंप के सामने सीना तान दिया होता और उसी वक्त सीना तान दिया होता है, उन्होंने हथकड़ी बेड़ी लगा के भारतीयों को भेजा था, उसी वक्त भारत सरकार ने एक जंग पे इनकी लताड़ लगाई होती, कहा कहना चाहिए था कि ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया सकता, आप बिल्कुल नहीं भेजेंगे, अगर आप भेजेंगे तो हम आपके विमानों को यहाँ उतरने नहीं देंगे, आपको विमान वापस ले जाने पड़ेंगे, हम अपना विमान भेजते हैं वहां पर, जो दूसरे देशों ने किया भी, उनमें आप सम्मान पूर्वक हमारे लोगों को भेजिए, भले ही वहां वो गैर कानूनी आप प्रवासी हों, लेकिन हमारे देश के तो नागरिक हैं, हम यहाँ सम्मान पूर्वक उनको देख लेंगे। अगर मोदी जी ने किया होता तो आज मोदी जी का नाम पहले के मुकाबले बहुत अधिक सम्मान के साथ लिया गया होता। अगर मोदी जी ने ट्रंप का ये दावा कि हमने युद्ध विराम कराया, उसका कड़ा जवाब खुद मोदी जी ने दिया होता। मोदी जी कह सकते थे ट्रंप जी हमारे दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह की बातें करेंगे। हमें अपने एक दोस्त इस तरह की उम्मीद नहीं थी, ये बयान तो दिया ही जा सकता था। यही गलती कर रहे हैं वो, यही गलती भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है। भारत खुद तय करेगा कि वो कश्मीर के मसले पे किससे बात करे, किससे ना बात करे और पाकिस्तान से कैसे निपटे। भारत में पूरी क्षमता है पाकिस्तान से निपटने की, हमें ट्रंप की मदद नहीं चाहिए। यही गलती कर रहे हैं। हमने नहीं कहा था कि आप ट्रंप की हमारी, ये सब कहना चाहिए था उनको। ट्रंप को हमारी मदद करनी है तो दोस्ताना में मदद करें, इसलिए थोड़ा मदद करें जो कर रहे हैं। अब तो भाजपा के प्रवक्ता भी मानने लगे हैं। मैं टीवी पे बात उठाता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई अभय जी की इतनी बात तो सही है कि जब ट्रंप ने पहले ये बयान दिया कि संघर्ष विराम हो गया तो सब लोगों को बहुत बुरा लगा कि ट्रंप ने पहले कहा, बाद में ये बात ठीक हो गई। ये तो उन्होंने ये कहते हैं, इतना तो मान लिया उन्होंने ट्रंप के उस बयान से सब लोगों को झटका लगा था। ये बात तो ठीक है और मोदी जी यहाँ चूके, लेकिन हम लोग निगाह बनाए रखेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया। थैंक यू। ये थी सारी बातचीत। मुझे यकीन है कि आपको बातचीत पसंद आई होगी, तर्कों के साथ की गई बातचीत थी। अगर पसंद आई होगी तो प्यार भरा कमेंट जरूर करिएगा। आपका साथ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बनाए रखिएगा। थैंक यू।